चलो एक कहानी सुनाओ अच्छी सी। ठीक है, सुनाता हूँ। गर्मी की दोपहर थी। इलाहाबाद के पुराने मोहल्ले में हवा जैसे थम सी गई थी। पुराने मकानों के झरोखों से झांकती निगाहें कुछ कहती नजर आती थीं। इन्हीं गलियों में था मिश्रा हाउस, एक पुराना मगर रुतबेदार घर जिसमें रहते थे वकील साहब आनंद मिश्र, उनकी पत्नी सविता और 2 बच्चे। आनंद जी जाने माने आपराधिक वकील थे। उम्र करीब 55 के पार, लेकिन उनका व्यक्तित्व अभी भी प्रभावशाली था। सविता उनसे 15 साल छोटी थी और जब विवाह हुआ था तब वह केवल 21 साल की थी। शुरू शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में खामोशी पसरने लगी। आनंद जी व्यस्त रहते थे, कोर्ट, क्लाइंट्स, फाइलें और देर रात शराब। सविता घर में अकेलेपन से जूझती थी। 2 बच्चों के बाद भी उसे हमेशा किसी अपने की तलाश रही जो उसकी बात सुने, उसकी भावनाओं को समझे। एक दिन आनंद जी किसी केस के सिलसिले में बाहर गए थे और लौटे तो उनके साथ एक युवक था, लगभग 30-32 साल का, लंबा, सांवला और तीव्र निगाहों वाला। ये है राघव मेहरा, आनंद जी ने कहा। दिल्ली से आया है, यहीं कोई सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ऊपर वाला कमरा खाली है, वहीं रहेगा कुछ महीनों तक। सविता ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। राघव ने भी शालीनता से नमस्ते कहा। राघव एकदम अलग था। वह शांत था, पढ़ा लिखा और विचारशील। जब जब सविता उसे देखती, उसमें कुछ ऐसा महसूस करती जो आनंद जी में वर्षों से नहीं मिला था, ध्यान। धीरे धीरे राघव और सविता के बीच संवाद शुरू हुआ, पहले औपचारिक फिर अनौपचारिक। कभी कभी वह लाइब्रेरी से किताबें लेकर आता और सविता को देता, उपन्यास, कविता संग्रह, मनोविज्ञान की किताबें। सविता को यह नया संसार लुभाने लगा था। एक रात जब घर में बिजली चली गई थी, राघव छत पर बैठा था। सविता भी ऊपर आए, ठंडी हवा लेने। अंधेरा और खामोशी दोनों के बीच थी। तुम्हें कभी लगता है कि जीवन रुक गया है? सविता ने पूछा। राघव ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है कि हम जी ही नहीं रहे, बस निभा रहे हैं। ये बात सविता के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उस रात के बाद सविता ने खुद को राघव के और करीब पाया। वे साथ बैठते, बातें करते, किताबें पढ़ते और समय जैसे थम सा जाता। लेकिन समाज की सीमाएं भी थीं और सविता इन भावनाओं को पहचानने से डरती थी। वह जानती थी कि यह संबंध अगर आगे बढ़ा तो वह अवैध कहलाएगा। लेकिन मन कब नियमों से चलता। आनंद जी को एक दिन लखनऊ जाना पड़ा। 3 दिन की बात थी। बच्चों को सविता ने उनके ननिहाल भेज दिया, गर्मी की छुट्टियों के बहाने। राघव नीचे आया और सविता ने चाय बनाई। बातों बातों में शाम हो गई और फिर रात। उस रात बारिश भी हुई, ठंडी, शांत, धीमी बारिश। कभी कभी सोचता हूँ, राघव ने कहा, कि अगर तुम मेरी जिंदगी में पहले आई होती तो शायद मैं एक बेहतर इंसान होता। सविता की आंखों में आंसू थे। उसने राघव का हाथ पकड़ लिया। वो रात एक सरहद थी जिसे उन्होंने पार कर लिया। दोनों जानते थे कि जो कुछ हुआ वह समाज की दृष्टि में गलत था, लेकिन उस रात उन्होंने पहली बार खुद को जीवित महसूस किया। आनंद जी लौटे तो सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन रिश्तों की गहराई में जो बदलाव आया था उसे महसूस करना मुश्किल नहीं था। सविता अब चुप नहीं थी, वह आत्मविश्वास से भरी थी। राघव अब घर पर कम दिखता, लेकिन जब भी दिखता उसकी और सविता की निगाहें बहुत कुछ कह जाती। लेकिन अपराधबोध धीरे धीरे सविता को भीतर से खाने लगा। उसने खुद से सवाल पूछने शुरू किए, क्या ये सचमुच प्रेम है या अकेलेपन की उपज? राघव ने उसे समझाया, हमने जो किया उसमें भावना थी, मोहब्बत थी, नियत साफ थी। अगर यही अवैध है तो फिर दुनिया में क्या वैध है? सविता को जवाब नहीं मिला। कुछ महीने बाद राघव की परीक्षा हुई और वह पास हो गया। उसे भोपाल में नियुक्ति मिली। वह जाने से पहले सविता से मिला। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, उसने कहा। सविता मुस्कुराई, वह मुस्कान जिसमें दर्द था, प्रेम था और त्याग भी। मैं चाहती तो सब छोड़ सकती थी, लेकिन तब तुम मुझे भी खो देते। मेरा प्रेम तुमसे है, लेकिन मेरा कर्तव्य मेरे बच्चों से है। राघव चुप रहा। उसने सविता का हाथ चूमा और विदा हो गया। राघव चला गया, लेकिन सविता में जो बदलाव आया था वह स्थायी था। अब वह सिर्फ पत्नी नहीं, एक आत्मनिर्भर महिला भी थी। उसने एक एनजीओ ज्वाइन किया जहां वह महिलाओं को कानूनी सलाह देती थी। बच्चों की परवरिश में उसने खुद को झोंक दिया। कभी कभी वह राघव की दी हुई किताबें पढ़ती और मुस्करा देती। उस अवैध रिश्ते ने भले ही समाज की सीमाओं को तोड़ा हो, लेकिन उसके भीतर एक नई चेतना जागृत की थी, स्वयं से प्रेम की, आत्मसम्मान की।